नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, आज तारीख है 3 फरवरी 2017। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर है, हालांकि पहली खबर में अब कोई बहुत ज़्यादा दम तो नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट यानी NSCS क्या होता है। तो दोस्तों, NSCS एक ऐसी संस्था है जो कि सीधे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को रिपोर्ट करती है, यानी कि सीधे उन्हीं के प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है, यानी कि अजीत डोवाल साहब इसको देखते हैं। और इसकी स्थापना कैसे हुई थी? तो 1998 में जब देश के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा को वाजपेयी जी ने नियुक्त किया था, तब उन्होंने ही ये उनको सलाह दी थी कि एक NSCS का गठन किया जाए। और तब से, जब से NSCS का गठन किया गया 1998 में, तब से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ही इसे देखते हैं। तो हुआ क्या था कि इसे पिछले साल कितना दिया गया था पैसा? 33 करोड़ रुपए। इस साल कितना इसके लिए आवंटित किया गया है? 333 करोड़ रुपए, यानी कि 10 गुना इसके आवंटन को बढ़ाया गया है। तो समझ सकते हैं कि भारत में सुरक्षा संबंधी चिंताएं यानी सिक्योरिटी कंसर्न्स कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं और भारत की सरकार उसमें कितना ज़्यादा ध्यान देने में लगी हुई है। दोस्तों, अगली खबर ये है कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा में चुनाव से संबंधित एक बात को लेकर के दंगा फसाद हो गया है। तो उससे हमको बहुत लेना देना नहीं है, सिर्फ जानना ये है कि क्यों हुआ। तो दोस्तों, ULB जो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है अर्बन लोकल बॉडी, यानी कि जो शहरी निकाय हैं, जैसे कि हमारे यहाँ होते हैं नगर निगम, नगर पालिका इत्यादि। तो वहाँ पे 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही थी वहाँ के मुख्यमंत्री ने। तो इस बात को लेकर के वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं बहुत सारे, तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि हम किसी भी प्रकार का आरक्षण महिलाओं को नहीं देना चाहते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री अड़ गए तो उन्होंने क्या किया कि जो म्यूनिसिपल काउंसिल की बिल्डिंग थी, यानी नगर पालिका की एक बिल्डिंग थी, तो उसको उन्होंने जला दिया। तो एक तरीके से वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे महिलाओं को 33% का आरक्षण मिले। तो दोस्तों, अगली खबर ये है कि आंध्र प्रदेश वर्किंग ऑन सिस्टम टू DNA टैग कन्विक्ट्स, यानी कि आंध्र प्रदेश एक ऐसी प्रणाली पर कार्य कर रहा है जिसमें कि वो अपराधियों को DNA टैग करेगा। तो दोस्तों, DNA टैगिंग होती क्या है? तो आपको बता दूं कि ऐसे अपराधी जो बार बार यौन उत्पीड़न या कि बलात्कार जैसे अपराधों में पकड़े जाते हैं, तो कई बार होता ये है कि बलात्कार हो जाते हैं, पता नहीं चलता है कि वो कौन थे। तो ऐसी स्थिति में क्या है दोस्तों, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आधार में अब हर आदमी का जो फिंगरप्रिंट है वो किसके पास पहुंच जाएगा? वो सरकार के पास पहुंच जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए, अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं, ठीक, और आपका फिंगरप्रिंट किसी भी ऐसे आपराधिक स्थल पे पाया जाता है, तो हो सकता है कि आगे चल के सरकार ये कहे कि आधार में तो देश के हर आदमी का फिंगरप्रिंट है ही, तो क्यों ना उसको वहाँ से मैच कर लिया जाए, तो पता चल जाएगा कि किसका फिंगरप्रिंट है। तो एक आदमी जिसे पहले पकड़ना लगभग लगभग नामुमकिन था, तो हो सकता है कि उसके फिंगरप्रिंट का डाटाबेस इकट्ठा करके अब उसको पकड़ना आसान हो जाए। तो दोस्तों, वैसे ही DNA फिंगरप्रिंट होता है। तो जो व्यक्ति का वीर्य होता है, उसका खून होता है, उसकी लार या कुछ भी हो ऐसा जिसमें कि उसके शरीर की कोई कोशिका उपस्थित हो, सेल उपस्थित हो, तो उससे क्या है, उसका DNA फिंगरप्रिंट तैयार किया जा सकता है, क्योंकि उस कोशिका में उसका DNA होता है। तो ये किया जा रहा है कि जो अपराधी हैं इस प्रकार के, जो बार बार ऐसे यौन अपराध करते हैं, तो उनका एक DNA फिंगरप्रिंट तैयार कर लिया जाए, ताकि जब अगली बार वो कहीं पर ऐसा अपराध करें, तो जो पीड़िता है उसके शरीर में अगर उनका कोई वीर्य या उनके रक्त का धब्बा जो लड़ाई झगड़े में लग जाए, या कि उनके लार इत्यादि का जो कोई भी सैंपल अगर उस पीड़िता के शरीर पर पाया जाता है, तो उससे सीधे ही DNA फिंगरप्रिंट के डाटाबेस में चेक करके पता लगाया जा सकता है कि क्या वो वही अपराधी तो नहीं जो वैसा अपराध कर चुका है। अगर नया अपराधी है जिसका डाटाबेस वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन अगर कोई पुराना अपराधी है जिसका DNA डाटाबेस मौजूद है, तो उसको पकड़ लिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है। तो आंध्र प्रदेश का कहना है कि हम इस पे कार्य कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, आपको बता दूं कि जब केंद्र सरकार 2015 में एक ह्यूमन DNA प्रोफाइलिंग बिल लाई थी, तो वो विधेयक नहीं पास हो पाया था, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था, शोर शराबा हुआ था। और ये कहा गया था कि ये लोगों की निजता के अधिकार पर हमला है, क्योंकि ये जो DNA फिंगरप्रिंट लिया जाएगा लोगों का, इस विधेयक के था, ये विधेयक अगर अधिनियम बन गया, तो जो फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, DNA फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है।
तो हुआ यही था कि सरकार फिर उसमें अपने कदम पीछे हटा ली थी। उसने सोचा कि क्यों इस झगड़े में अपना सिर खपाया जाए, आगे चल के जब लोग खुद ही समझदार हो जाएंगे तो शायद फिर हम इसे लाने में सहूलियत महसूस करें। तो दोस्तों यही डीएनए फिंगरप्रिंट है, ये आ भी सकता है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। दोस्तों अगली खबर ये है कि गुड समैरिटन बिल अवेट्स गवर्नर्स नॉड, यानी कि अच्छे नागरिक का विधेयक राज्यपाल के अनुमति के इंतजार में है। तो ये अच्छा नागरिक कौन है? तो दरअसल पे दोस्तों अच्छा नागरिक या अच्छा शहरी या गुड समैरिटन का मतलब ये होता है कि कई बार आपने देखा है कि जब सड़कों पे एक्सीडेंट हो जाते हैं तो जो लोग उन घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाते हैं तो पुलिस उनको पूछने लगती है कि तुमको कहाँ से मिला, कैसे मिला, ये वो, गवाही दोगे कि नहीं दोगे, फलाना ढिकाना। तो कई बार लोग ये सोचते हैं, अगर एक्सीडेंट उनके सामने हो गया तो सोचते हैं कि यार कौन इसे पचड़े में पड़े, ये पुलिस का पचड़ा हो जाएगा, तो वो उस व्यक्ति की मदद नहीं करते हैं जो वहाँ पे घायल पड़ा है। और अक्सर देखा गया है कि ऐसे में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इलाज में देरी की वजह से उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो है क्या कि कर्नाटक की सरकार ने ये सोचा कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे कि जो अच्छे लोग हैं, जो कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई पड़ा हुआ है, तो उसको अस्पताल पहुंचाने में कोई दिक्कत महसूस ना करें, तो उनके लिए हम एक बिल बनाते हैं ताकि अगर वो किसी को अस्पताल पहुंचाते हैं तो उन पे किसी भी प्रकार का कोई भी कानूनी बाध्यता नहीं होगा कि उनको गवाही देनी पड़ेगी कि या पुलिस से मिलना पड़ेगा या कुछ कुछ। ठीक। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो डॉक्टर पहले मना करते थे कि ये तो पुलिस केस है, पहले जाके पुलिस को बुलाओ, पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ, तब हम इसका इलाज करेंगे, इसके अलावा नहीं कर सकते, नहीं तो पुलिस हमको पकड़ लेगी। तो ना सिर्फ उन अच्छे शहरियों के लिए जो पहुंचाते हैं, बल्कि डॉक्टरों के लिए भी इसमें एक सहूलियत की गई है विधेयक में कि उनसे भी बहुत ज़्यादा ये पूछताछ नहीं की जाएगी कि तुमने बिना पुलिस की इजाज़त के कैसे इसका इलाज कर दिया, जब पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की तो कैसे इलाज कर दिया, इत्यादि इत्यादि। तो है क्या कि ये जो बिल था तो कर्नाटक की सरकार ने पास करके भेज तो दिया, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक इसको अनुमति नहीं दी है। तो इसका क्या नाम था बिल का? इसका नाम था गुड समैरिटन एंड मेडिकल प्रोफेशनल प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन बिल 2016। समझ गए ना दोस्तों? तो गुड समैरिटन का मतलब होता है अच्छा नागरिक, एंड मेडिकल प्रोफेशनल यानी कि जो चिकित्सा संबंधी व्यावसायिक हैं अर्थात डॉक्टर हैं। तो प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन यानी कि आपातकालीन स्थिति में उनकी सुरक्षा और विनियमन से संबंधी विधेयक। तो दोस्तों एक छोटी सी खबर ये है कि यहाँ पे एक नाम आया है कंपैशन इंटरनेशनल टू शट डाउन इंडिया ऑपरेशन, यानी कि कंपैशन इंटरनेशनल अपने भारत में जो कार्य हैं उनको बंद कर देगा। तो ये क्या है? पहली बात बता दूँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल और जो डॉक्टर सांस फ्रंटियर्स था तो वो पहले आ चुका है 2015 और 16 में। तो ये कंपैशन इंटरनेशनल भी एक एनजीओ है, तो ये भी आ सकता है। तो ये क्या है, ये भारत में अपना कार्य बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो सारी की सारी फंडिंग होती है लगभग 90 से 95% वो विदेशों से होती है। और आपको पता है एक कानून होता है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी विदेशी सहायता विनियमन अधिनियम। तो इसके सहायता से सरकार क्या है, FCRA के माध्यम से किसी भी संगठन की, किसी भी एनजीओ की विदेशी फंडिंग पर रोक लगा सकती है। तो यही किया गया है, इसकी फंडिंग पर रोक लगा दी गई है। तो अब जब पैसा ही नहीं है इसके पास तो कैसे चलेगा? तो इसके पीछे कुछ कारण थे। कारण ये था जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है। ये कहा जा रहा था कि एक क्रिश्चियन संगठन है और विदेशों से जो पैसा आता है तो उसका उपयोग भारत में धर्मांतरण के लिए किया जाता है। तो लंबे वक्त से कंपैशन इंटरनेशनल के खिलाफ सरकार पे दबाव बनाया जा रहा था। तो सरकार ने क्या किया कि इनका जो फंडिंग था वो रोक दिया है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा कि ग्रीन पीस नाम का भी एक संगठन था, तो उसकी फंडिंग लंबे वक्त तक के लिए रोक दी गई थी। उसके पीछे वजह ये थी कि जो कुडान कोल्लम में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगना था। तो ऐसा माना गया कि ग्रीन पीस ने वहाँ के ग्रामीणों को इस बात के लिए उकसाया कि वो इसका विरोध करें, जिसकी वजह से ग्रामीण आकर के उस प्लांट का विरोध करने लगे। तो सरकार ने कहा कि ये तो देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है ग्रीन पीस, तो इसके लिए उन्होंने उस पर उसके फंडिंग पे प्रतिबंध लगा दिया था। अब कंपैशन इंटरनेशनल के बारे में धर्मांतरण का ही मुद्दा है कि नहीं, यहाँ पे लिखा तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा कहा था, इंटरनेट वगैरह पे ऐसी बातें मिली हुई हैं। दोस्तों अगली खबर यह है कि कस्टम लॉ रिफॉर्म सीक्स फ्लायर्स रिकॉर्ड, यानी कि कस्टम अधिनियम में इस बात के लिए सुधार किया जाएगा ताकि जो सवारी हैं, जो हवाई यात्री हैं, तो उनका रिकॉर्ड रखा जा सके। तो हालांकि रिकॉर्ड तो रखा ही जा सकता है, अगर रखा ही जाता है, लेकिन जो उड़ान है तो उससे कुछ दिन पहले ही रिकॉर्ड प्राप्त कर लिया जाए, ऐसा है।
तो ये कहा जा रहा है कि वो सभी फ़्लाइट्स जो कि भारत से विदेश जाती हैं, विदेशों से भारत आती हैं, तो उनमें जो कोई भी यात्री यात्रा करेंगे तो कुछ दिन पहले ही, यात्रा के कुछ दिन पहले ही उनका सारा रिकॉर्ड भारत को, उन देशों को भेजना होगा और उन देशों को भारत को भेजना होगा। और अगर कोई एयरलाइंस इसमें गड़बड़ी करती है, यानी कि उसमें जो यात्री हैं तो उसकी जानकारी भारत के डीजीसीए को नहीं देती है, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर एविएशन है, अगर उनको नहीं देती है वो जानकारी, तो उस पर प्रति फ़्लाइट के हिसाब से 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। तो दोस्तों है क्या कि एक है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, तो उसका ये कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं जिनको कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया हुआ था, तो उन मानकों के हिसाब से बहुत सारे देशों ने काम करना शुरू कर दिया है। तो अब भारत को भी चाहिए कि वो उस पर काम करना शुरू कर दे। तो भारत ने भी कहा है ठीक है, हम अपने कस्टम अधिनियम की जो धारा 30A और 41A है तो उसमें परिवर्तन करेंगे। इससे हमें इस बात के अधिकार प्राप्त हो जाएंगे कि अगर कोई भी एयरलाइन कंपनी हमें अपने यात्रियों की जानकारी 2 दिन पहले नहीं देती है तो हम उस पर जुर्माना लगा सकेंगे। अगली खबर दोस्तों ये है कि यूके लेज आउट ब्रेक्जिट प्लान टू लीव सिंगल मार्केट, यानी कि ईयू के संयुक्त बाजार को छोड़ने के लिए यूके ने अपनी योजना को तैयार कर लिया है। तो दोस्तों क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि यूके ने अभी क्या किया था कि आपको पता होगा। पूरा मुद्दा ऐसा है कि यूके की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर यूके बाहर होना चाहता है ईयू से तो उसको संसद की इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो हुआ यही था कि पहले सरकार ये सोच रही थी कि ब्रेक्जिट हो गया तो संसद की इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन जब वो इजाज़त लेने की बात आ गई तो उसके लिए थेरेसा मे ने कहा था सभी सांसदों को कि कृपया आप लोग इस बात पे विचार कीजिएगा कि पब्लिक ने ब्रेक्जिट के लिए वोट किया है तो आप उसके खिलाफ मत जाइएगा। तो हुआ भी कि सभी सांसद जो थे तो उन्होंने वोटिंग की थी, तो 498 वोट पक्ष में पड़े थे ब्रेक्जिट के और 114 वोट विपक्ष में पड़े थे। तो इससे साफ हो गया कि जो ब्रेक्जिट है तो उसको सांसदों ने अपनी स्वीकृति दे दी। लेकिन आपको बता दूं कि ईयू का जो आर्टिकल 50 है तो इसके अनुसार ब्रेक्जिट आपने भले चुन लिया है लेकिन तकरीबन 1 से 2 वर्ष तक का जो एक समयांतराल होता है जिसमें कि पूर्ण रूप से वो प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जाती, जिसमें कि आप स्मूथली ब्रेक्जिट से बाहर निकल, मतलब कि स्मूथली यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल सकें, तब तक आप उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। क्यों? अगर आप ऐसा करेंगे तो सारे के सारे यूरोपियन यूनियन के बाजार में एक अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। तो क्या किया है कि यूके की सरकार ने एक 12 सिद्धांतों का श्वेत पत्र जारी किया है। तो इन 12 सिद्धांतों के श्वेत पत्र में कई सारी बातें कही गई हैं, जहां पर ये कहा गया है कि ब्रेक्जिट करने का, यानी यूरोपियन यूनियन से निकलने का तौर तरीका क्या होगा, और उसमें जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि वहाँ की जो उच्च सदन और निम्न सदन है, तो उन्होंने भी इस बात के लिए अपनी स्वीकृति दी है। हालांकि दोस्तों वोटिंग के पहले तक कोई भी श्वेत पत्र जारी करने से वहाँ की प्रधानमंत्री भी हिचकिचा रही थी, लेकिन जब सांसदों ने अनुमति दे दी तो श्वेत पत्र जारी हो गया है। और उन्होंने, प्रधानमंत्री ने एक अपनी स्पीच भी, एक भाषण भी दिया था, लेकिन उसमें उन्होंने कई सारी चीज़ें नहीं बताई। उनका ये कहना था कि अगर हम सारी चीज़ों को अभी बता देंगे तो इससे जो हमारा यूनियन से निकलने का प्लान है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, यानी निकलेंगे तो हम, लेकिन हो सकता है अशांतिपूर्ण तरीके से निकलें। तो इसका क्या मतलब था, लिखा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये पहले ही बता देंगे कि हम किस किस तरीके से, किस किस तारीख को, किस किस महीने में ये सब नई योजनाएं लाएंगे, कब कैसे बाहर के उद्योगों को यहाँ पर अनुमति कम की जाएगी, जो यहाँ पर बाहर के लोग नौकरी कर रहे हैं उनको कब यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, जो बाहरी कार्यालय हैं यहाँ पर उनको यहाँ पे अपने स्टाफ को कम करने के लिए या कि उन्हें निकालने के लिए या उस कार्यालय को बंद करने के लिए कब कहा जाएगा। तो ये जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं अगर वो अभी बता देंगे तो सारे के सारे मार्केट में एक हाहाकार मचेगा और उससे क्या होंगे, बहुत सी कंपनियों के शेयर गिर जाएंगे, जिससे कि एक बाज़ार में अस्थिरता का माहौल कायम हो जाएगा। तो ये सब कुछ कायम ना हो, इसीलिए वो चाहते हैं कि जब जिस बात का वक्त आएगा तो हम उस बात को उसी वक्त पे बताएंगे, यानी कि कब किस कंपनी को, यानी कंपनियों के लिए कब कौन से नियम आएंगे तो तब वो उनको तभी बताया जाएगा, ताकि अभी से उनका शेयर गिरना शुरू ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जो महत्वपूर्ण बात ये है भारत के लिए, वो ये है
कि ये जो श्वेत पत्र जारी किया गया है तो इसमें ना सिर्फ यूनियन से निकलने के बारे में, बल्कि यूनियन से निकलने के बाद जब इनको जो द्विपक्षीय संबंध नए बनाने पड़ेंगे व्यापार हेतु, उन द्विपक्षीय संबंधों के बारे में भी काफ़ी सारी बातें की गई हैं कि कैसे बाकी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध बनाए जाएंगे। तो भारत भी उसमें शामिल था कि जिसके बारे में श्वेत पत्र में लिखा गया था कि उसके साथ कैसे संबंध बनाए जाएंगे। तो हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये सारी द्विपक्षीय जो संधियां होंगी तो ये अभी तो बिल्कुल नहीं बनाई जा सकती हैं, क्योंकि ईयू का जो आर्टिकल 50 है तो इसके लिए हमें मना करता है, यानी कि जब तक आप ईयू से पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ जाते तब तक आप इस प्रकार की द्विपक्षीय संधियां नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जब आगे करनी है तो उसके लिए एक रोड मैप तो तैयार करना होगा ना। तो ये जो श्वेत पत्र था तो एक रोड मैप की भांति था। तो दोस्तों आज के अखबार में डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित दो चीज़ें हैं, एक ईरान के संबंध में और एक ऑस्ट्रेलिया के संबंध में। तो पहले ऑस्ट्रेलिया वाले देख लेते हैं, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बात यह है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई थी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल से, तो उसमें थोड़ा सा उनका विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। तो झगड़ा किस बात को लेकर के हो गया? इस बात को लेकर के हो गया कि जो प्रशांत महासागर पे स्थित कुछ इलाके हैं तो वहाँ पे जो कुछ शरणार्थी ला करके बसाए गए हैं तो उनको फिर से उनके वापस देश भेजने के बारे में बराक ओबामा और मैल्कम टर्नबुल के बीच जो एक समझौता हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने उस समझौते से इनकार कर दिया और उसे डम डील यानी बेवकूफ़ों का समझौता कहा। तो जब उन्होंने डम डील कहा तो उस बात को लेकर के जो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने भड़क गए और उनके बीच एक जुबानी जंग, जिसे कहते हैं कि वॉर ऑफ वर्ड्स, तो एक जुबानी जंग शुरू हो गई। तो पता नहीं ये गालियाँ वाले दी हों शायद एक दूसरे को, भगवान जाने, हालांकि देते तो नहीं है लेकिन एक दूसरे पे चिल्लाते ज़रूर हैं कई बार नेता। इस तरीके से गाली ज़रूर दे दी थी फिलीपींस के प्राइम मिनिस्टर ने, किसको दे दी थी, बराक ओबामा जी को दे दी थी। तो वो तो नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन जो तलखी है तो वो आ गई है अभी फ़िलहाल ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच में। तो देखिए अभी पूरा मुद्दा जो है तो कहाँ के शरणार्थी थे इत्यादि कुछ तो छपा है नहीं यहाँ पे। जब मुद्दा बढ़ेगा तो फिर अखबार वाले भी रुचि लेते हैं, फिर छापते हैं, तो जब आगे छपेगा बताया जाएगा। तो अगली खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पुट्स ईरान ऑन नोटिस, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की निगाह रहेगी ईरान पर, यानी कि ईरान को एक ऐसी श्रेणी में डाल दिया गया है कि उस पर निगाह बनी रहेगी। तो ये क्या मतलब है? पहली बात तो आप जान लीजिए कि ईरान से जो लोग आ रहे थे तो उन पे तो पहले उन्होंने आने पे 90 दिन का प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक। तो है क्या कि ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप जी का कि जो बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण कर रहा है लगातार ईरान, तो वो यूएन रेजोल्यूशन यानी कि यूएन प्रस्ताव के पूरी तरीके से खिलाफ हैं। और ये उस पूरे इलाके में यानी मध्य पूर्व के इलाके में एक प्रकार की अस्थिरता को फैलाने का काम किया जा रहा है ईरान के द्वारा, जो कि अमेरिका को मंजूर नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके प्रशासन के एक व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हाल, तो उन्होंने कहा कि अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पे उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जी की जो पॉलिसी है तो सऊदी अरब यूएई को साथ में ले करके आगे बढ़ने की है, जबकि ओबामा जी की एक जो पॉलिसी बीच में बनी थी कि ईरान के साथ एक छोटी सी ब्रेक थ्रू यानी कि सडन डेवलपमेंट, अर्थात एक ठीक ठाक तरीके से संबंध बना करके एक डील कर ली जाए ताकि ईरान से हमारा संबंध बहुत ख़राब ना रहे। तो था क्या कि बराक ओबामा जी की जो डील थी तो ये कह रहे हैं कि ट्रंप साहब ने उसको ख़त्म करने यानी अपेंड करने के लिए एकदम तय कर लिया है कि वो ईरान के साथ किसी भी तरीके की डील नहीं करेंगे, और बराक ओबामा की जो नीतियां थी ईरान के संबंध में वो एकदम गलत थीं। तो ले दे करके आप ये मान के चलिए कि ईरान के साथ अब आगे चल के इनके संबंध लगातार तल्ख होंगे। हालांकि दोस्तों जो एक्सपर्ट्स हैं तो उन्होंने दो बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर वो इसी तरीके से ईरान के खिलाफ टकराव की स्थिति में आते रहेंगे तो खुद अमेरिका के लिए ही दो समस्याएं होंगी। पहली समस्या क्या है कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप जी रशिया के साथ अपने संबंध मजबूत करने की फिराक में है, जबकि ये देखा जा रहा है कि रूस का ईरान ने सीरिया के मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा साथ दिया, तो रूस तो ईरान के साथ खड़ा हुआ था। तो जब रूस ईरान के साथ है और आप ईरान के खिलाफ हैं तो रूस के साथ आपके संबंध कैसे बन पाएंगे? तो काफ़ी मुश्किल होगी। दूसरा उनका ये कहना था कि आप ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान पे जो आपकी रणनीतियां हैं तो उनमें आप चाहते हैं कि पाकिस्तान पे निर्भरता कम हो। तो आप खुद ही जानते हैं कि हिंद महासागर से यानी कि अरब सागर से अगर अफ़गानिस्तान आपको जाना है तो दो ही रास्ते हैं, या तो पाकिस्तान है या तो ईरान है। तो अगर आप ईरान से झगड़ा करते हैं तो फिर आप पाकिस्तान पे अपनी निर्भरता को कैसे कम कर पाएंगे? तो ये तो संभव ही नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि ईरान से अगर आप झगड़ा मोल लेंगे तो आपकी इन दोनों नीतियों पर यानी कि रूस के साथ दोस्ती पर जो कि सीरिया के मामले में लेकर है, और दूसरा पाकिस्तान में अपनी निर्भरता कम करने पर जो कि अफ़गानिस्तान के मामले को लेकर के है, तो वो दोनों ही आप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अगली खबर है बैंक्स मस्ट फोकस ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी,
यानी कि जो बैंक हैं तो उनको सूचना सुरक्षा यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऐसा कहना है रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा का। तो एस मुंद्रा ने कहा है कि जो रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस है, जो रिजर्व बैंक के निर्देश हैं, उनके अनुसार ही हर बैंक को अपने अपने चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर यानी CISO को नियुक्त करना चाहिए। कई बार दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि जो CISO होता है यानी कि जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है, उसको पता ही नहीं होता है कंप्यूटर इत्यादि से संबंधित बहुत सारी चीज़ों के बारे में। मतलब कि जितनी उसको गहरी जानकारी होनी चाहिए ना, कि वो हैकिंग की हर एक चीज़ के संबंध में जानता हो, ताकि उसको ये पता हो कि किस प्रकार की नीतियाँ बनानी चाहिए, किन कंपनियों से कॉन्टैक्ट करना चाहिए जो सिक्योरिटी प्रदान करती हैं। आपको पता होगा कि दुनिया भर में बड़ी बड़ी जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं तो वो एंटीवायरस सिक्योरिटी या कि फिर इस प्रकार की एंटी हैकिंग सिक्योरिटी प्रदान करती हैं। तो वो कितने रुपए में की जानी चाहिए, इन सारी चीज़ों की जो अच्छी डिटेलिंग है तो वो केवल उसी व्यक्ति को हो सकती है जिसको कि अच्छी जानकारी हो कंप्यूटर इत्यादि के संबंध में, खासकर साइबर सिक्योरिटी के संबंध में। तो यहाँ पे यही कहा गया कि आपने देखा कि पिछले दिनों पे जो कई सारे बैंक थे तो उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड के पिन चोरी हो गए थे, जिसकी वजह से कई सारे लोगों के तकरीबन 32 लाख लोगों के ATM बंद करने पड़े थे और उनको नया ATM जारी करना पड़ा था। और दूसरा यहाँ पे ये कहा गया था कि बहुत सारे बैंक जो लगातार डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना चाहते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में साइबर सिक्योरिटी यानी साइबर सुरक्षा के टूटने के मामले सामने आए, यानी कि उनमें लगातार हैकिंग की वजह से लोगों का पैसा इधर उधर हो गया है। तो मुंद्रा साहब का ये कहना था कि आज की तारीख में साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आवश्यक है और साइबर सिक्योरिटी को तय करने के लिए जो ऑफिसर होता है CISO, अगर वो बहुत उच्च स्तरीय नहीं होगा तो बैंक कभी भी अपनी साइबर सिक्योरिटी को उचित तरीके से नहीं संभाल पाएंगे। तो यही उनका कहना था। अगली खबर ये है कि टैक्स डॉजर्स शुड फियर द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जो टैक्स चोरी करने वाले हैं तो उनको अंजाम से डरना चाहिए, ऐसा कहना है हसमुख हाड़िया जी का, जो कि राजस्व सचिव हैं। तो हालांकि इसमें कुछ खास नहीं, इनका इंटरव्यू था तो जो वही बजट की सारी बातें हैं ना तो वही इन्होंने फिर से दोहरा दी हैं। तो अगर आपको बजट को दोहराना हो तो आप इस इंटरव्यू को पढ़ लीजिएगा, हालांकि वही सारी बातें हैं। दोस्तों अगली खबर ये है कि जो NPS के सब्सक्राइबर हैं यानी कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, तो जो उसके उपभोक्ता हैं, उसके सब्सक्राइबर हैं, तो वो अपनी जमा निधि के 25% को समय पूर्व निकाल सकेंगे बिना किसी टैक्स दिए। तो दोस्तों ये यूनियन बजट 2017-18 में ये कहा गया था संघीय बजट में कि जो कुछ भी उनकी जमा निधि यानी कि एक्यूमुलेटेड कॉर्पस, तो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस को कहते हैं जमा निधि, तो उनके जो पेंशन खातों में जो जमा निधि है तो अगर वो उसकी 25% रकम निकालना चाहेंगे तो उस पर उनको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। तो दोस्तों ये लिमिट पहले कम थी तो इसको बढ़ा करके 25 कर दिया गया है। और दूसरी बात दोस्तों, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं यानी कि ऐसे लोग जो कि आत्मरोजगार अर्थात खुद से कुछ धंधा पानी करने लगे हैं, तो अगर वो चाहें तो वो भी NPS से जुड़ सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि सिर्फ NPS से वो लोग जुड़ सकते हैं जो सरकारी लोग हैं, तो नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। NPS से वो लोग भी जुड़ सकते हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी कि अपना निजी काम धंधा करते हैं और उनकी जो आय थी, तो अब तक ये कहा जा रहा था कि वो अपनी आय का, यानी पिछले साल तक ये नियम था, पिछले बजट तक, कि वो अपनी आय का मात्र 10% ही NPS में जमा कर सकते हैं। लेकिन अब ये कहा गया है कि अब उस सीमा को बढ़ा करके 20% कर दिया गया है, यानी कि अब वो अपनी आय का 20% भी NPS में जमा कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये 10% को बढ़ा करके 20% किया गया है, तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि ऐसा क्यों किया गया। इसके पीछे ये वजह थी कि आपको बता दूं कि जैसे कि धारा 80C के तहत जो छूट प्राप्त है तो उसमें 1.5 लाख रुपए तक की जो आय में निवेश की बात है, यानी कि 80C के तहत जिन योजनाओं में यानी कि जिन स्कीमों में निवेश करने पर आपको छूट दी जाएगी, तो पहले क्या होता था कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं तो उनको मात्र अपनी 10% आय पे ही वो मिल पाता था। अब उनको अपनी 20% आय पर 80% की छूट 80C के तहत छूट मिल पाएगी। क्यों? अगर वो उनकी आय जो है वो 2.5 लाख से कम है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो अपनी 20% आय को निवेश कर देते हैं NPS में, यानी NPS में डाल देते हैं, तब उसके बाद अगर उनकी आय 2.5 लाख से कम आ जाती है तो ऐसी स्थिति में उनका जो टैक्स है तो बच जाएगा, एक भी टैक्स नहीं लगेगा उनको।
तो दोस्तों अगली खबर ये है कि आरबीआई कॉशंस अगेंस्ट वर्चुअल करेंसीज, यानी कि आभासी मुद्राओं पर आरबीआई ने चेताया है लोगों को, खासकर बैंकों को चेताया है और लोगों को भी चेताया है। क्यों चेताया है दोस्तों? आज की तारीख में एक नए प्रकार की आभासी मुद्रा आ गई है जिसे कहा जाता है बिटकॉइंस। ये आया भी था 2016 में। तो जो दोस्तों बिटकॉइंस होते हैं तो ये कैसे, ये एक प्रकार की कोड मुद्रा होती है। जैसे कि आपको ये पेटीएम वगैरह में प्रोमो कोड नहीं मिलते हैं, और आपने गिफ्ट वाउचर्स अगर स्नैपडील या फ्लिपकार्ट वगैरह में प्राप्त किए होंगे तो वो भी क्या होते हैं, वो प्रोमो कोड होते हैं। यानी कि जो गिफ्ट वाउचर्स हैं या पेटीएम में प्रोमो कोड इत्यादि हैं, ये सारे के सारे दरअसल पे एक तरीके के कोड होते हैं। तो अगर आप इन कोड को डाल दें तो अपने आप वो पैसा जो है रिडीम हो जाता है, वो भुना लिया जाता है। तो ठीक बिटकॉइन भी ऐसी ही चीज़ होती है दोस्तों, कि जो एक प्रकार का कोड होता है और अगर आपको वो कोड मिल जाए और आप उसको भुना लें तो पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन को भारत में मान्यता प्राप्त नहीं है। कानूनी रूप से बिटकॉइन भारत में अमान्य है, अवैध हैं। तो यही कहा है कि आरबीआई ने कि जो बिटकॉइन है तो 3 कारणों से, पहला कारण है वित्तीय कारण, दूसरा कारण है कानूनी कारण और तीसरा कारण है सुरक्षा के कारण। इन तीनों ही कारणों से अभी भी हमारे लिए समस्या बना हुआ है। इस कारण से हम इसे किसी भी प्रकार का लाइसेंस या ऑथराइजेशन, यानी कि किसी प्रकार का अधिकृतीकरण नहीं दे सकते हैं। तो कोई भी कंपनी है या कोई भी निकाय है तो वो बिटकॉइन इत्यादि से किसी भी प्रकार का कार्य ना करे, ऐसा उनका कहना है। और जो इसके मतलब इन्वेस्टर हैं, व्यापारी हैं इत्यादि हैं, तो वो इसका उपयोग करने में सावधान रहें और अगर करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे करें। हम उनकी गारंटी नहीं लेते हैं। तो दोस्तों है क्या कि बिटकॉइन से कई बार अगर आप विदेशों वगैरह में करते हैं ना ट्रांजैक्शन, तो आप बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ बिटकॉइन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सरकार गिरफ्तार कर लेगी। बैंकिंग में ये अवैध है, यानी कि बैंकिंग में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। कि आप अपने बैंक में ये नहीं कह सकते कि ये मेरा बिटकॉइन का इतना है तो इसको जमा करो इत्यादि, या कि आप मेरे बिटकॉइन का जो अकाउंट है तो उसको खोलो, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो है क्या कि अगर आपको बिटकॉइन का काम करना है तो आप अपने रिस्क पे कीजिए, उसकी जिम्मेदारी नहीं है आरबीआई की कि अगर पैसा नहीं मिलता है, चोरी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, हैकिंग हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी आरबीआई की बिल्कुल नहीं है। हालांकि दोस्तों बिटकॉइन के बारे में आपको ये भी बता दूं कि सबसे ज़्यादा आजकल इस बिटकॉइन का उपयोग आतंकवादी, अपराधी, ड्रग्स के तस्कर, सोने के तस्कर, ये सब लोग ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि पता नहीं चलता है कि किसने पैसा भेजा और किसको पैसा भेजा। तो आपको भी अगर कोई पैसा भेज रहा है तो आपको नहीं पता चलेगा कि किसने पैसा भेजा, तो वो आ जाएगा आपके पास, वो एक कोड रहेगा, तो सिर्फ आप उसको भुना सकते हैं, ये नहीं जान सकते कई बार कि किसने भेजा। और अगर कोई भी आदमी बिटकॉइन का इस्तेमाल ऐसे आपराधिक कार्यों के लिए करेगा तो जाहिर तौर पे वो गिरफ्तार तो होगा। लेकिन आप अगर उचित कार्य के लिए करना चाहते हैं, अपनी सामान्य डील्स के लिए करना चाहते हैं बिटकॉइन का उपयोग, तो आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि जीन वेरिएंट्स कैन ऐड 2 सेंटीमीटर टू योर हाइट, यानी कि जीन का एक प्रकारांतर जो है, वेरिएंट को प्रकारांतर बोलते हैं, तो एक जीन प्रकारांतर आपकी ऊंचाई को 2 सेंटीमीटर तक बढ़ा सकता है। तो दोस्तों शोधकर्ताओं ने ऐसे 83 दुर्लभ जीन वेरिएंट्स यानी जीन प्रकारांतरों की खोज की है अभी, जो कि एक मनुष्य की ऊंचाई के बढ़ने या घटने में काफ़ी ज़्यादा योगदान करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जीन वेरिएंट उनकी ऊंचाइयों को 2 सेंटीमीटर तक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका क्या उपयोग हो दोस्तों, इस रिसर्च का ये सबसे ज़्यादा महत्व है कि ऐसे लोग जिनकी ऊंचाई बहुत कम है तो उनकी बढ़ाई जा सकेगी, और जिनकी बहुत ज़्यादा है तो कम की जा सकेगी। हालांकि कम की जा सकेगी वाइस वर्सा का मतलब ये होता है कि उसका उल्टा कम तो नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उसको ये दवा देने से, मतलब उसके जीन में ये परिवर्तन करने से उसकी बहुत तेज़ी से जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, यानी कि उतनी तेज़ी से उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। तो हालांकि दोस्तों ये बता दूं कि अगर कोई पहले से ही बहुत लंबा है तो उसकी नहीं की जा सकती है, पहले से कोई बहुत छोटा है तो उसकी नहीं बढ़ाई जा सकती है। ये होता है कि उनके जीन को पहले ही, जब उनका जन्म होने वाला होता है ना, जब भ्रूण होता है, तो वो भ्रूण के वक्त ही क्या किया जाता है कि जो उस वक्त जो जीन होते हैं तो उनमें परिवर्तन कर दिया जाता है। तो जैसे कि आपने अभी सुना होगा जो ट्राई पेरेंटल बेबी, यानी कि 3 माता पिताओं वाला बच्चा था, तो उसी वक्त क्या किया जाता है कि जो जीन वेरिएंट्स होते हैं तो जो लंबाई को घटा या बढ़ा सकते हैं, तो पहले देख लिया जाता है कहीं इसकी जीन वेरिएंट्स में कुछ गड़बड़ तो नहीं कि इसकी लंबाई या तो कम बढ़े या कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो अगर वो उसको पाते हैं कि ऐसी कोई गड़बड़ है तो वो जीन वेरिएंट नया ला देते हैं, मतलब कि जो पुराना वाला गड़बड़ वाला है, कम या ज़्यादा ऊंचाई वाला, उसके स्थान पे वो नया वाला फिट कर देते हैं वहाँ पे। तो जिसकी वजह से उसकी ऊंचाई जो है पैदा होने के बाद जब वो
वक्त गुजरता है तो उतना लंबा नहीं होता है जितना कि वो हो जाता अगर वो जीन उसके साथ रहता, या उतना छोटा बौना नहीं रहता है जितना कि वो रह जाता अगर वो जीन उसके साथ होता। तो समझ गए ना आप बात को? ऐसा नहीं है कि जो पहले पैदा हो गया तो उसी को कम कर देगा। तो दोस्तों जो पहले रिसर्च हुई थी तो पुरानी रिसर्चों में ये कहा गया था कि एक मनुष्य की जो ऊंचाई है तो 80% उसकी आनुवंशिकता पर निर्भर करती है, यानी कि उसके माता पिता कितने लंबे थे, उसका जो जीनीय पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल है तो उसके अंदर उसकी लंबाई वाले जीन किस प्रकार के हैं, तो उससे ही 80% उसकी ऊंचाई निर्धारित होती थी। और जो 20% ऊंचाई थी तो वो नॉन जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि जैसे कि उसको कितना पोषण प्राप्त होता है, पर्याप्त प्रोटीन प्राप्त होता है कि नहीं होता है, अच्छा भोजन मिलता है कि नहीं, एनवायरनमेंट उसका अच्छा है कि नहीं। तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि जो ये 80% होती है व्यवस्था, यानी कि 80% जो व्यक्ति की ऊंचाई है जीनों पर निर्भर करती है, तो उसमें से 80 का जो 25% है तो उसको उन्होंने, जो क्वार्टर है उसको उन्होंने जान लिया है, यानी कि अब वो इस बात को तय कर सकते हैं कि मनुष्य के ऊंचाई को प्रभावित करने वाले समस्त जीनों में जो 1/4 जीन हैं तो वो किस प्रकार से उसको प्रभावित करते हैं, हम इसकी अब जानकारी दे सकते हैं। और देखिएगा कि अगले 5-10 सालों में ये होगा कि ये तकरीबन 80-90% ऐसे जीनों के बारे में पता लगा लेंगे जो कि मनुष्य की ऊंचाई को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो जीन और डीएनए इत्यादि से संबंधित प्रयोग हैं तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं और इनमें काफ़ी तेज़ी से लोगों को सफलताएँ भी मिल रही हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि जीन होता क्या है। तो आपको बता दूं कि एक जैसे डीएनए, तो डीएनए समझ लीजिए एक पेड़ और जीन समझ लीजिए एक शाखा, ठीक। तो जैसे कि शाखाओं से पेड़ बनता है तो वैसे ही छोटे छोटे जीन से मिलकर के डीएनए बनता है, यानी कि डीएनए एक बहुत लंबी श्रृंखला होती है और उसी के जो छोटे छोटे सेक्शंस, उसी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हीं को हम जीन कहते हैं, ठीक। तो जीन क्या करते हैं कि जीन के अंदर दोस्तों वो कोड्स, वो प्रोग्राम होते हैं जो कि इस बात का निर्धारण करते हैं कि एक व्यक्ति के शरीर में प्रोटीनों का निर्माण किस प्रकार से होगा ताकि उसका शरीर उस हिसाब से कार्य कर सके। समझ रहे हैं ना? क्योंकि हमारा जो शरीर का जो चमड़ी इत्यादि है, जो हमारा मांस इत्यादि वो प्रोटीन का ही बना है। इसके अतिरिक्त शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो कि प्रोटीन के कारण ही पूरी होती हैं। तो उस शरीर में जो संपूर्ण संरचना है, जो अंदर की क्रिया विधि है, कार्य रचना है, तो वो किस प्रकार से निर्धारित होगी, तो ये किससे पता चलता है? ये जीन से पता चलता है। और अगर जीन में कोई गड़बड़ी हो गई तो शरीर की संरचना इत्यादि में भी गड़बड़ी इसी वजह से आ जाती है। और दोस्तों यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण है नाम, उसको आप याद ही रखिएगा, उसका नाम है STC2। तो STC2 क्या है? ये एक जीन है, ठीक। तो मैंने आपको बताया कि जैसे जीन क्या होता है, वो डीएनए का हिस्सा होता है और अगर अलग अलग लोगों का डीएनए लिया जाए तो उनमें जो जीन होते हैं तो कई बार वही जीन जो कि लंबाई को निर्धारित करता है कुछ लोगों में डोमिनेंट होता है और कुछ लोगों में सबमिसिव, यानी कुछ लोगों में प्रभावी होता है, कुछ लोगों में अप्रभावी होता है। तो होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पे ये देखा गया है कि जो STC2 है तो किसी भी व्यक्ति के डीएनए में ये 2 प्रकार से परिवर्तन करता है, यानी कि वो जो परिवर्तन है तो ऐसा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डीएनए किस प्रकार से अलग कार्य करेगा, जो STC2 है किस प्रकार से अलग कार्य करेगा, तो उसका प्रभाव उसकी ऊंचाई पर होगा। यानी कि 2 व्यक्तियों में जो STC है अगर वो अलग अलग कार्य करेगा तो उसका उस व्यक्ति की, उन दोनों व्यक्तियों की ऊंचाइयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसकी जानकारी उन्होंने दी है। तो उनका ये कहना था कि जो STC है तो ये 2 प्रकार के डीएनए में परिवर्तन दिखाता है और वस्तुतः STC जो है तो ये दोनों ही परिवर्तन इसके हाइट में यानी ऊंचाई संबंधित होते हैं। तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही डीएनए होता है, वो ऊंचाई को भी नियंत्रित करता है और वो मान लीजिए कि शरीर की किसी और संरचना को भी नियंत्रित करता हो, ठीक। यानी कि ऊंचाई को भी नियंत्रित करता है और मान लीजिए कि उंगलियों की लंबाई को भी नियंत्रित करता है। तो है क्या दोस्तों कि ज़रूरी नहीं कि एक जीन सिर्फ एक ही कार्य करेगा, ठीक। और ज़रूरी नहीं है कि कोई एक जीन एक कार्य करेगा ही, कई बार ऐसा होता है कि कई जीनों के समूह मिल करके एक कार्य करते हैं। समझ रहे हैं ना? कि शरीर के जैसे मान लीजिए कि आँखों का रंग क्या होगा, तो मान लीजिए कि हो सकता है कि 50 जीन मिल करके उस आँखों के रंग को तय करते हैं, कोई एक जीन या 2 जीन नहीं करते हैं इकट्ठा मिल करके। समझ रहे हैं ना? तो ये कहा गया है कि जो STC2 में जो 2 डीएनए के अंतर पाए गए थे तो वो दोनों के दोनों हाइट से ही संबंधित पाए गए। हो सकता था कि एक हाइट से, एक ऊंचाई से और दूसरा आंखों के रंग से पाया जाता। तो दोस्तों यही मैं आपको बता दूं कि जो एक जीन होता है तो वो ठीक वैसे ही काम करता है जैसे ही कंप्यूटर का प्रोग्राम। तो कंप्यूटर का प्रोग्राम ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही कार्य करेगा, अगर आप उसे किसी दूसरे प्रोग्राम, दूसरे स्ट्रिंग के साथ जोड़ दीजिए तो वो दूसरे प्रकार के डेटा, मतलब कि दूसरे प्रकार की रनिंग करने लगता है, दूसरे प्रकार के प्रोग्रामों में भी सहायक हो जाता है और उसके बिना वो प्रोग्राम चल नहीं सकते हैं।
तो जिस तरीके से आप दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को समझते हैं ना, ठीक आप वैसे ही मनुष्य के शरीर के भीतर की जो जीन की प्रोग्रामिंग है उसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के द हिंदू का दैनिक हिंदी अनुवाद पूर्ण रूप से समाप्त होता है, और जो बजट का कार्य है तो वो जारी रहेगा। हालांकि आज पर्याप्त समय नहीं मिल पाया, तो मैं बजट का कार्य तो जरूर करूंगा, क्योंकि जब मैंने उसको लिया है तो करूंगा ही। और मैं बता दूं कि बजट को आप अच्छे से जागरण से पढ़ लीजिएगा। जागरण की लिंक मैंने जो बजट वाला है ना पहला वीडियो, उसमें जागरण की मैंने लिंक दे दी है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों फिर से आगाह कर रहा हूँ कि बजट को 10 जगह से मत पढ़िएगा, एक ही जगह से पढ़िएगा। भले ही आप जागरण से ही पूरा पढ़ लीजिए और उसके बाद ये मेरी वीडियोस देख लीजिए, ठीक। 10 जगह से मत पढ़िएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब कुछ गोच पोच हो जाएगा। एक जगह से पढ़िए और ऐसा पढ़िए, जम के पढ़िए कि बजट के बारे में हर चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, कुछ भी आपको शक शुबा रहे ही नहीं, ठीक। और ये बता दूं कि आप सोच रहे हैं ना कि अरे ये तो अगले ही दिन छप गया था पेपर, इसमें हो सकता है कम जानकारी हो, कोई कम जानकारी नहीं होती है, ठीक। आपको क्या लगता है कि जो मैगजीन छपने वाली हैं और जो ये छोटे छोटे बुकलेट छपने वाली हैं तो इनको कहीं आसमान से ज्ञान प्राप्त होता है? ये हिंदू जागरण इनको उठा करके चेपते हैं, यहीं से डाटा ले करके चेप डालते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ठीक। तो कुल मिलाकर के आप अगर वहाँ से भी उठाएंगे तो ले दे के वही डाटा आपको मिलेगा जो कि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो जब यही मिलने वाला है तो काहे इधर उधर भाग रहे हो भाई। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद। और जब आएगी नई वीडियो बजट पे तो आपको मिल जाएगी।